वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है में आज बात यह हो रही कि चुनाव से पहले नेताओं की राजनीतिक वैचारिक जो प्रतिबद्धता है वो बदल जाती है और अहम स्वयं उनके लिए पहले हो जाता है, और क्या अब ऐसे नेताओं की शिनाख्त करने की जरूरत है ताकि लोकतांत्रिक मूल्य जो है, क्योंकि जनता को शील्ड बनाकर जनता का एक जाति का नेता बनकर ये नेता सामने आते हैं कि एक जाति का हुजूम मेरे पीछे है, मैं इस जाति का नेता हूं और इसीलिए मैं उस जाति की बात कर रहा हूं, भले ही 5 साल उस जाति के लिए कितना काम करते हैं ये सबको पता होता है। तो क्या ऐसा वक्त आ गया और क्या ये जन जागरण हो पाएगा? इसीलिए आज हमने सवाल देश का है में आज इस मुद्दे को उठाया है और सभी पैनलिस्ट से मेरा एक अनुरोध है कि कृपया अपने बारे में हम बोले ताकि जनता सुन सके। जनता, देश की जनता आपके विचार सुनती है और उसी के आधार पर आपके बारे में उनका परसेप्शन बनता है। देखिए, कौन गलत बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये जनता तय करती है, अच्छे से जानती है। इसलिए अपने अपने पक्ष में बारे में बोले हम, और जो बोलना है वो पूरा मौका आपको मिलेगा, क्योंकि एक बार सब लोग बोलेंगे तो सुन नहीं पाएंगे दर्शक, और उसमें दर्शक भी जो है नहीं सुन पाएंगे और आपकी बात भी नहीं हो पाएगी। हम एक दूसरे पर हमले न करें, उससे अच्छा कि अपने वक्त में अपने बारी में अपनी बात रखें। हो सकता है कि किसी के विचार, जाहिर तौर पर किसी को किसी के विचार नहीं पसंद आ सकते हैं, लेकिन उसको वैचारिक तौर पर ही हम जवाब दें, शब्दों से ही जवाब दें, निजी न हो, ये मेरी सबसे गुजारिश है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं कांग्रेस से हमारे साथ मेहमान है कार्तिकेय सिंह जी, उनके पास नहीं जा पाया था ब्रेक से पहले, मैं उन्हीं से शुरुआत करूंगा। कार्तिकेय जी, आपकी पार्टी के साथ तो ऐसा कोई मसला है नहीं, आपकी पार्टी में तो आ बहुत कम लोग रहे हैं, जा ही जा रहे हैं सब, और उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता एकदम कुछ बची नहीं है पार्टी के लिए। पार्टी के प्रति आपके नेताओं की आपने देखा होगा कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं बची। चुनाव में, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बड़े बड़े नेता आपके पार्टी से छोड़ के चले गए। आज भी एक बेहद से विधायक है आपके, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उन्होंने आपकी उस पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने ये कहा कि दलितों वंचितों के साथ वहां न्याय हो रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं। ठीक है, सैनी साहब है, वो भी एक जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो क्या, हालांकि ये भी है कि कुछ कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे नेताओं को के ऊपर कांग्रेस की नजर है कि जो दूसरे दलों के जहां जिनको कहीं टिकट न मिले वो कांग्रेस पार्टी में ले लिया जाए ताकि जो एक जाति का जनाधार है वो बना रहे। कार्तिकेय जी। जी, आपकी हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों पे जवाब मैं दूंगा। पहले देखिए, अभी बड़ी अच्छी तरीके से ये डिबेट चल रही थी, हेमंत जी बहुत अच्छे से आप करा रहे थे, उसमें बड़ी राजनीतिक नैतिकता की बात करी जा रही थी, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से हम लोग व्यक्तिगत हो गए, और मैं सपा प्रवक्ता की बात से जवाब देना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि वो जाति और धर्म के नाम पे बटी हुई है, तो ये बहुत शर्मनाक बयान है। इस प्रदेश की, इस देश की जनता सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष को जाति धर्म के नाम पे आप जैसी पार्टियां बांट सकती हैं। जनता बिल्कुल नहीं ग्रसित है और जनता बिल्कुल नासमझ नहीं है कि आपस में बातें करके, जल्दी जल्दी बोल करके आप उनको और मुद्दों से भटका दें। आज के मुद्दे से हम कहां से कहां पहुंच गए। रही बात आपके साथ ही, हेमंत जी का दिन में भी डिबेट में था, मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों से अपनी दूरी हमेशा बना के रखती है जो सिर्फ और सिर्फ टिकट की लालच में इधर से उधर जाते हैं। अभी कई पेड़ बदलेंगे, हर पार्टियों में पेड़ बदलेंगे, हमें तभी फर्क पड़ेगा जब हमारा कार्यकर्ता जो जमीन पे लड़ता है 5 साल तक, वो इधर से उधर हो। हम तभी हम दुखी होंगे जब वो 18,000 कार्यकर्ता जिन्होंने गिरफ्तारी दी है पिछले 5 सालों में, वो हमें छोड़ के जाएगा। ये नेता टिकट नहीं मिलेगा, यहाँ है, कल को वहां आएंगे, उसकी हवा दिख रही है, अच्छा उसकी हवा दिख रही है, लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, मैं और थोड़ा उनका ज्ञान बढ़ा दूं। 2014 का मामला है ये। 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट में जाकर स्टे लिया था, और अभी एकदम से ऐसा क्या होता है कि सारे इंस्टीट्यूशन काम करना शुरू कर देते हैं। हर बार भाजपा के साथ ही ऐसा देखने को मिलता है कि जैसा ही 5वां साल आएगा, ये बड़े नेताओं पे जो इनके खिलाफ जा रहे हैं उनके ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई और यहाँ पर एनपीएमएल को सबको लगा देते हैं। और अगर वही नेता इनके पास आ जाता है तो इनका ईडी, सीबीआई, आईटी सारा काम करना बंद कर देता है। तो जनता ना समझ बिल्कुल नहीं, जनता बहुत समझदार है। जनता इन दोनों पार्टियों को समझ रही है, चाहे सपा हो कि भाजपा हो, कि हमारे साथ आ गया तो बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है, उनके साथ चला गया जी बहुत भ्रष्टाचार है। कार्तिकेय जी, आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छी, इसको राजनीतिक भाषा में लच्छेदार बातें कही जाती है कि बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं कि कोई वैचारिक प्रतिबद्धता जिसकी नहीं होती है, कांग्रेस ऐसे पार्टी से दूरी बनाए रखती है। लेकिन कन्हैया कुमार जी की क्या वैचारिक प्रतिबद्धता थी, उन्होंने वो किस नाते कांग्रेस में आए,
ये मतलब देश को पता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी भी जो बातें करती है तो थोड़ा सा वो सत्यता से कोसों दूर होती है कार्तिकेय जी, ये भी आप जानते हैं। ऐसे कई नेताओं को आपने भी टिकट दिया है और आपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके आयातित नेता आपकी पार्टी में भी आए हैं और उनको मंत्री बना दिया गया, ये आपको भी पता है। नहीं, हम किसी के जो हम जिसके ऊपर आरोप लगे हुए ऐसे व्यक्ति को नहीं लिया गया। कन्हैया जी अपने निधि उस पे आए हैं। कन्हैया जी से बड़ा आरोप किस पर होगा बताइए? वो राजद्रोह के आरोपी है, उनके ऊपर मामला चल रहा है देशद्रोह का। वो टुकड़े टुकड़े वाले नारे का आरोप चल रहा है, आप कह रहे आरोप ही नहीं उनके ऊपर। मुझसे अच्छा तो भाजपा से पूछना चाहिए था कि वो 5 साल से यही पता नहीं कर पाए, 6 सालों से कि किनारे कितने लगाए, अभी तक वो उसी पे कहते कोर्ट में कुछ स्थापित नहीं कर पाए हैं। उसके ऊपर उनको जवाब देना चाहिए था, हमसे नहीं पूछना चाहिए था। यहाँ पर सुनाई नहीं पड़ रही है आपकी आवाज, इनको रोकिए जो फोन पे बात कर रहे हैं। नहीं, ये फोन पे मुझे लगता है कि कोई डिस्टरबेंस आवाज वो आ रही है, रिटर्न आ रही है। कोई स्पीकर किसी का ऑन हो तो प्लीज बंद कर दीजिए। जी जी बोलिए कार्तिकेय जी। फिर मैं देश को एक रखने के लिए, देश की विचारधारा के लिए जो भी कांग्रेस से जुड़ना चाहता है वो स्वतंत्र है, हर व्यक्ति आ सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टिकट की लालसा लेकर के आने वाले ये लोग कांग्रेस से दूरी बना के रखें और इनको ऐसे लोगों को कांग्रेस उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं देने वाली। अच्छा चलिए, हालांकि बहुत अच्छी बात की आपने कार्तिकेय जी की दूरी बनाए के रखे, लेकिन आजकल में ही आपकी पार्टी में एक टीवी एक न्यूज चैनल के एंकर ने ज्वाइन किया है और वो टिकट के लिए ज्वाइन किया और उनको आप टिकट भी दे रहे हैं पार्टी में। तो न्यूज चैनल के एंकर तो कोई पार्टी के कार्यकर्ता थी नहीं आपके, उन्होंने कोई पार्टी के लिए काम किया नहीं, आपने तुरंत उनको इंपोर्ट किया और उनको आप टिकट देने वाले हैं वहां से, क्योंकि उन्होंने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो प्रियंका जी ने कहा ठीक है आइए लड़िए यहाँ से। तो ये आपके कार्यकर्ताओं के साथ क्या ये अन्याय नहीं है जो 5 साल वहां लगा रहा? ठीक है कार्तिकेय जी, मतलब डिबेट में बात करने के लिए अच्छा है। स्वागत है। नहीं डिबेट में बिल्कुल, मैं आपको हेमंत जी को क्लियर कर दूं, ऐसी हर एक महिला का स्वागत है, वो चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो अपना बिजनेस। नहीं मतलब क्या उस जिले में, उस विधानसभा में आपके पास आपकी पार्टी में कोई महिला नहीं थी? बिल्कुल है, जिसने 5 साल आपकी 10 साल 15 साल से पार्टी को सींचा हो कि आपको बाहर से आयातित किसी को लाना पड़े जो फेस हो, किसी टीवी की एंकर हो, उसे लाना पड़े? हर कार्यकर्ता स्वतंत्र है टिकट मांगने के लिए। टिकट मिलना, अभी टिकट मिलना तय नहीं हुआ है। नहीं वो तय हो गया है सर, और देखिए वहीं से उसी विधानसभा से वो खड़ी होने वाली है। आप लिख लीजिए, आपको शायद जानकारी ना हो, मैं बता दूं वो गई इसलिए क्योंकि उनको टिकट मिलना है वहां से। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से वाकिफ रखता हूं, मुझे पता है। मैं क्या कह रहा हूं कि हर एक व्यक्ति को पार्टी में आकर के टिकट लेने का अधिकार है, उसके आवाज रखने का अधिकार है। ठीक है कार्तिकेय जी, बड़ी अच्छी बात। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ हम अच्छी बातें न करें, वो राजनीतिक हमारे आचरण में भी होना चाहिए कि जो हमारा कार्यकर्ता है उसकी अनदेखी न करें। ठीक कार्तिकेय जी, मैं आऊंगा आपके पास। जी मैं आऊंगा, बाकी और भी मेहमान है, मैं आऊंगा। जी आऊंगा। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, वो अपनी बात पूरी करें। लेकिन राहुल जी मैं ये समझना चाहूंगा कि आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये जो दल बदल है, आयाराम गयाराम हो रहा है, क्या इसका राजनीतिक तौर पर कुछ फायदा राजनीतिक दलों को मिलता हुआ दिख रहा है आपको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में? जैसे कि शिल्पी जी ने भी कहा कि नहीं, जातिवाद के नाम पर यहाँ वोट होता है और लोग देखते हैं कि क्या मेरे जाति का नेता है। क्या आज के दौर में ये संभव है? क्या इसका फायदा होगा, नफा नुकसान होगा? ये एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते मैं समझना चाहूंगा। राहुल जी जी आप बहुत, और भारतीय जनता पार्टी आज ये नहीं कर सकती कि चलिए वो तो चले गए, हमारे यहाँ पे असंतुष्ट था, टिकट नहीं मिल पा रहा था, वो चले गए। लेकिन आप जब जतिन प्रसाद जैसे लोग आते हैं और आप बिल्कुल धूमधाम से उनका स्वागत करते हैं, कांग्रेस से लोग आ रहे हैं, आप स्वागत कर रहे हैं, तो डबल मापदंड के आधार पर हम तर्क हम लोग नहीं कर सकते। तो ये स्थितियां कोई भी पार्टी जो दूसरे दलों को लोगों को एक्सेप्ट करती है, तो ये तर्क हर जगह लागू होगा। बिल्कुल हर जगह सोचिए कि हर जगह कार्यकर्ता जो कि परंपरागत तौर पे काम कर रहा होता है उसको नुकसान की स्थिति पहुंचती है। जी लेकिन साथ ही साथ ये सबसे महत्वपूर्ण स्थिति हम लोगों को माननी पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी इस समय उसने कहीं न कहीं परसेप्शन, देखिए राजनीति में परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है, और उस परसेप्शन के भूमिका में समाजवादी पार्टी ने पिछले 24-25 घंटे में बढ़त बनाई है। इस बात से भी हम लोगों को इनकार हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, उनके पास ये समस्या होगी कि अगर वो बहुत ज्यादा संख्या में तमाम जो असंतुष्ट दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं, तो वो फिर उसका समायोजन किस तरह से करेंगे, अपने ही पार्टी के मूलभूत कार्यकर्ताओं को टिकट कैसे देंगे। तो यह आगे का भविष्य में वो उनको ये सब समायोजन करना है। लेकिन हाँ, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है यहाँ पर, डबल एंटी इनकम्बेंसी, कहीं कहीं केंद्र सरकार के 8 वर्षों का और 4.5 वर्षों का कहीं कहीं जो है राज्य सरकार का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना आज भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। ये तो परसेप्शन की लड़ाई में हमेशा से बीजेपी जिस तरह से 24/7 इलेक्शन मोर्चे पे होती है, उसमें कभी भी उन्हें इस तरह से मैं कमजोर स्थिति में मैंने राउत साहब नहीं देखी। जी बिल्कुल राहुल जी, आपने सही कहा। और 1900 जो एंटी इनकम्बेंसी की बात आपने की, उत्तर प्रदेश के अगर मिजाज को हम समझे तो 1985 के बाद
कभी कोई सीएम दोबारा सत्ता में चुनकर नहीं आया है। तो एक बड़ा तिलिस्म जो है योगी आदित्यनाथ के सामने ये भी है, वो भी तिलिस्म उन्हें तोड़ना है और दोबारा सीएम के जी राहुल जी मैं कह रहा हूँ कि एक लंबा सा इतिहास रहा है इस प्रदेश का कि लोग रिपीट नहीं कर पाते। बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ी भी असंतुष्टि होती है। देखिए, मैं ये नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश के किसी भी चुनाव के कारण बहुत सारे होते हैं, उसमें जाति कारण भी होते हैं, उसमें धार्मिक कारण भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सरकार का परफॉर्मेंस कैसा है जनता उसको भी देखती है और उसके आधार पे बहुत सारे मुद्दों के आधार पे किसी चुनाव के जो है कि मतदान व्यवहार के कारण डिपेंड होते हैं। तो उसको हम लोग एक दो कारण के आधार पे नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे केंद्र सरकार की क्या नीति रही, उसकी क्या सफलता, क्योंकि लगातार विज्ञापनों में कहीं कहीं 2017 के चुनाव में योगी जी चेहरा नहीं थे, मोदी जी के दावा वादों के आधार पर लोगों ने वोट किया था उस समय। तो केंद्र सरकार सफलता की स्थिति रही, राज्य सरकार किस तरह से हुई, जनता उन सब कामों का मूल्यांकन करे, फिर वो चुनाव का दिन मतदान करती है। बिल्कुल राहुल जी, आपने सही कहा। मैं मिश्रा जी के पास जाऊं, फिर शिल्पी जी के पास जाऊंगा। मिश्रा जी, एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते ये मैं समझना चाहूंगा आपसे कि वैसे शिल्पी जी ने तो कह ही दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करते हैं, लेकिन एक स्वतंत्र पत्रकार के नाते ये मैं समझना चाहूंगा कि ये क्या वाकई में जो आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगाकर जा रहे हैं इधर से उधर, उन आरोपों में कितना दम है? आंकड़ों के आधार पर मैं समझना चाहूंगा, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दलित, वंचितों के साथ, शोषितों के साथ न्याय नहीं किया है? और इसका चुनाव में असर देखने को मिलेगा अगर मौर्य साहब किसी और दल में जाते, जैसा शिल्पी जी ने कहा कि नहीं सपा में नहीं आ रहे, नया दल अगर अपना बनाते हैं तो कितनी सफलता उन्हें मिल पाएगी? क्योंकि इतिहास में उदाहरण हमारे सामने है। उमा भारती भी एक बार भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर चली गई थी और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, चुनाव से पहले ही अपनी पार्टी बनाई थी, भारतीय जनशक्ति पार्टी। लेकिन कितनी सफलता मिल पाई? वो भी बड़ी नेता थी, पिछड़ों की एक बड़ी नेता थी, लेकिन क्या मिल पाया? तो इतिहास कई है हमारे पास। तो क्या इस बार देख पाते हैं अगर स्वामी प्रसाद जी अपनी पार्टी बनाते हैं, किसी दल में जाते हैं, कितना नफा नुकसान हो पाएगा? राहुल जी देखिए, मैं आपको बताऊं, एक पुरानी कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। यही हालत इन दल बदलू लोगों की होने वाली है। और स्पेशली जिस नेता का आपने नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगा। आप मुझे ये बताइए, ये हमेशा से बोलते हैं, बात दलितों की, पीड़ितों की छोड़ दीजिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, ये तो बोलते हैं विकास भी नहीं हुआ। अरे कोई अंधा ही होगा जिसको यूपी में विकास नहीं दिख रहा है। 16 लेन की हाईवे बन गई दिल्ली में, और हम यहीं से रहते थे, 2-2 घंटे का जाम लगता था, उस हाईवे से निकल नहीं सकते। मेरे गाँव में जहाँ सड़कें नहीं होती थी, एक सिंगल लेन की तरफ होती थी, वहाँ 4 लेन 6 लेन की हाईवे बन गई है। तो इनकी किन बातों पर विश्वास करें, आप मुझे बताइए। इनके जितने दावे हैं, कौन से बात की 5 साल इन्होंने नहीं बोला, इनको 5 साल तक नहीं लगा दलितों की, कौन सी दलित की रैली में एक है, कौन से दलित के घर में एक है, कौन से पिछड़े और गरीब लोगों के घर में एक है। और अगर ये बात कर रहे हैं, राजनीतिक गोटियां फिट कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़े दलित और पिछड़े हैं, इनके बेटी, बेटा, दामाद है, ये उन्हीं का उद्धार कर रहे हैं, उन्हीं के कल्याण करने की बात कर रहे हैं। बात बड़ी सिंपल है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग मीडिया का बाइकआउट कर रहे थे, वो आज गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्लीज मीडिया हमें बैठाइए, हमें स्पेस दीजिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देश की मैं बोलूंगा, ऐसे दल बदलू को कोई भी आदमी अगर किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है, चुनाव के एंड पहले या साल भर 6 महीने के भीतर वो अपना दल बदलता है, तो उसको 5 साल के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिबार किया जाना चाहिए। क्योंकि चुनाव जनता के पैसे से होता है, नेताओं के चंदे से नहीं होता है। जनता के पैसे की बर्बादी है। जितने लोग भी दल बदल कर रहे हैं, उनको आगामी 5 साल के लिए डिबार कर दिया जाए, तब जाके ये दल बदल कानून असली रूप में प्रभावित हो पाएगा। जी ये पॉइंट की बात कही मिश्रा जी आपने कि ये चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और क्योंकि वैसे तो राजनीतिक दल को ही पहल करनी चाहिए। मैं राहुल जी आपके पास आ रहा हूं, आपके पास, आप जरूर जवाब दीजिएगा। मैं शिल्पी से जी राहुल जी, व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है विकास के, लेकिन भाई आपको तो विकास के पैमाने अगर देखने पड़ेंगे तो आंकड़े देखने पड़ेंगे। भाई ग्रोथ रेट जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली थी, उसमें उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट 12% पे अखिलेश यादव जी ने छोड़ के दिया था। आज आपका एवरेज ग्रोथ रेट क्या है? आपका ग्रोथ रेट 2% भी नहीं छुपा है, 1.95% के ग्रोथ रेट पे है। जबकि पुराने किसी भी सरकार में चले जाइए, वो ग्रोथ रेट 6% का कम से कम एवरेज ग्रोथ रेट आपको मायावती जी की सरकार में भी दिखेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार में भी दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस समय उनके पास तो पूरा मौका है, प्रचंड बहुमत है केंद्र में। वो मैं स्वागत करूंगा कि अगर दल बदल से संबंधित कोई भी कड़े प्रावधान लाया जाए, उसका लोकतंत्र में स्वागत होना चाहिए, क्योंकि दल बदल हमारे लोकतंत्र को एक तरह से खोखला करना है, इसका मैं स्वागत करूंगा।
चलिए चलिए मुझे राहुल जवाब देने जी दीजिए। जी मिश्रा जी बोल हमारे दीजिए। साथ आप हमारे 30 साथी 30 राहुल लाल सेकंड जी हैं, मैं जानता हूँ ये अपने आप को इकोनॉमी का गुरु मानते हैं। जी, जी। इनको मैं याद मैं कोई इकोनॉमी का गुरु नहीं मानता। मैंने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़े ठीक डाटा का जवाब डाटा से दूंगा। जी। मैंने तो डाटा रखे हैं भाई, मैंने ठीक मैं अध्ययन करता हूँ समाज डाटा से दे रहा हूँ, सुन लीजिए। अब सुन लीजिए, आपने बोल लिया, सुन लीजिए। ठीक 70 30 सालों सेकंड मिश्रा जी। तक उत्तर प्रदेश जो है बीमारू राज्य में आता था। आज उत्तर प्रदेश की जीडीपी एसजीडीपी देखिए, लेकिन वही पर जीडीपी कर रहा हूँ। आपका जीडीपी उत्तर प्रदेश में जनता ने क्या फैसला की थी? 12% से 2% पे भी आप लोग मना कर रहे हैं। आपको गिनाता हूँ उत्तर प्रदेश की, आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम कितनी थी, आज कितनी है? और अरे आपका पर कैपिटल इनकम सुन लीजिए, जब पाकिस्तान का नाम लेते हैं ना, वो पाकिस्तान का पर कैपिटल इनकम अपने उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। ये बिहार कर लीजिए, पाकिस्तान का पर कैपिटल इनकम $1500 उत्तर प्रदेश का पर कैपिटल इनकम $1000। मैं आपको ये ठीक मिश्रा जी और राहुल जी मिश्रा जी देखिए, हम आपस में उलझ जाएंगे तो सुन नहीं पा रहे, दोनों की आवाज उलझ जा रही। मैं आ रहा हूँ मिश्रा जी आपके पास, और राहुल जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। शिल्पी जी कुछ कहना चाह रही है। शिल्पी जी अब तो आप खुश होंगी, अब आपके साइड भी कोई आ गया है। अभी तक आप कह रही थी सब भारतीय जनता पार्टी की साइड है। जी ना, मेरे साइड कोई नहीं आया ना। मुझे किसी की साइड की जरूरत होती है ना, मैं इतनी कमजोर हूँ कि मैं अपने पक्ष में 2-2, 3-3 लोगों को बैठूं। राहुल लाल जी निष्पक्ष बात कर रहे थे, उनका भी स्वागत, और मिश्रा जी, लेकिन पूरी डिबेट को डिरेल करने में मिश्रा जी का हमेशा बड़ा विशेष योगदान रहता है। ये क्या बातें करते हैं, सारा विकास सिर्फ इनको दिख रहा है, यहाँ किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। पूरी जातिवाद के आधारित बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप सारा ठीकरा फोड़ते हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। और दूसरी बात, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने जो बात अपनी कही, तो यही कारण है कि 31 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। जरा जमीनी हकीकत जानिए, जो जनता चुनती है नेता, तो उसके चुनने के आधार विभिन्न मुद्दों में मुख्य मुद्दा ये होता है कि मेरे क्षेत्र में जनसंख्या किसकी ज्यादा है, और उस जनसंख्या से चुन के वो जनता नेता दिया जाता है वहाँ पर। आप लोग जो विकास की जहाँ की राजनीति है, वो दिल्ली की राजनीति है, आम आदमी पार्टी की है प्रोग्रेसिव राजनीति। उत्तर प्रदेश में अभी तक तो ये राजनीति है। आपको चाहे जो कुछ लगे, आपको चाहे जो कुछ, मिश्रा जी की समस्या का समाधान मिश्रा जी के पास है। डिबेट हम लोग नहीं कर सकते। इतना ईमानदार है कि ये डिबेट जब सत्यानाश करेगा, इतना ईमानदार करेगा। बिजली बिल आधा किया जा रहा है तमाम। सब लोग बोलेंगे कोई सुन नहीं पाएगा, सब लोग बोलेंगे कोई सुन नहीं पाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राहुल जी, मिश्रा जी, शिल्पी जी, सब कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है। मैं मुझे देखिए कोई सुन नहीं पा रहा है। हमारे साथ नए मेहमान जुड़ गए, रविंद्र द्विवेदी जी है, क्योंकि संजय जी चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी समर्थक है, ये अपने आप को समर्थक कहते हैं। नेता हमारे साथ बीजेपी के कोई है नहीं, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी। रविंद्र जी आ गए, रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रविंद्र जी बोलिए, फिर मैं कार्तिकेय जी के पास जाऊंगा। बोलिए जी। मैं अभी सुन रहा था सारे लोगों की बातें। ये मुद्दा जो आपने रखा है दल बदलुओं का, तो दल बदलू हर अभी हमारे जी मैं जी बोलिए मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए, आ रही। हाँ, दल बदलुओं का, तो ये दल बदलू जो नेता है, ये भाजपा में भी जब जाते हैं तो मैं सुन लीजिए, भाजपा में जाते हैं तो भाजपा उनका समर्थन और स्वागत करती है, सापा में जाते हैं तो सापा स्वागत करती है। इनका कोई नैतिक चरित्र नहीं रहता, और आज ये सापा में गए हैं तो कल सापा को भी बदनाम करेंगे। पहले ये भाजपा से छोड़ करके भाजपा में आए थे, भाजपा ने बाहों को फंसा करके इनको लिया, और भाजपा के में एक दूध के धुले हो गए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, मैं न्याय की बात करता हूँ, और उस तरीके से इनको मंत्री बनाया गया है। आज वहां से मलाई खत्म हो गई, उनको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से मलाई चली जाए, तो आज वहां पे चले गए सापा में। सापा में कल मलाई नहीं मिलेगी, ये कहीं और जाएंगे। इनका कोई वर्चस्व नहीं रहता, और ऐसे ही नेताओं के कारण इस देश का हाल ये हुआ है। नहीं रविंद्र जी देखिए, आप बीजेपी समर्थक है, लेकिन रविंद्र सुन लीजिए, आप बीजेपी समर्थक है, लेकिन राहुल लाल जी जो कह रहे हैं, राहुल लाल जी तो ये कह रहे हैं कि इसलिए जा रहे हैं कि सपा की हवा बन रही है। घटिया राजनीति ये 15-20 सालों में हो रही है। हाँ। वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, युवाओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
चलिए चलिए, युवाओं के लिए दुर्भाग्य, समय बहुत कम है। कार्तिकेय जी बोलिए। राहुल जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। बंद करने की पहल हो जाएगी। जी जी जी, मैं कार्तिकेय जी बोलिए। सुन करके कि बड़ा ये का मुझे भी लग रहा है काफी बाइस्ड बोला है इन्होंने। जी जी, यूपी में विकास उसी को दिखता है जो आंखें बंद रहे, कानों में सिर्फ विकास विकास सुन रहे हैं। और डेटा की ही बात होगी। एनसीआरबी के डेटा में क्राइम में यूपी नंबर 1 हो गया है। ठीक है, नीति आयोग का लेटेस्ट इंडेक्स आया है हेल्थ को, स्वास्थ्य को लेकर, जिसके बड़े बड़े दावे करे गए थे कोरोना के टाइम पे, उसको वो 19वें नंबर पे है। गवर्नेंस परफॉर्मेंस में 18वें नंबर पे। तो कहाँ की बात कर रहे हैं? कौन सा विकास उनको दिख रहा है? लोग लाठियां खा रहे हैं, लड़के रोजगार की लाठियां मिल रही है। यूपी यूपी पीछे से कितनी वैकेंसी निकल रही है। चलिए चलिए, तमाम मेहमानों को माफी के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया। समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत ज्यादा समय आपसी हम उहापोह जो मची थी उसी में बहुत ज्यादा समय निकल पाया। और मुद्दे की बात जो है वो हालांकि हमने करने की कोशिश की कि ये जो दल बदल, उससे एक बड़ा एक सकारात्मक ये संदेश निकल कर आए। जैसे के मिश्रा जी ने कहा कि एक दल बदल कानून से कुछ नहीं होगा। ऐसे नेताओं को सबक सिखाने के लिए चुनाव आयोग को एक पहल करनी चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग अपनी ओर से बहुत इस तरह की पहल कर रहा है, चुनाव सुधार के मामले में आगे बढ़ रहा है, लेकिन यह पहल जरूरी है कि ऐसे जो नेता हैं जो चुनाव से पहले जिन्हें अपने दल में खोट नजर आने लगती है, सत्ताधारी दल में खोट नजर आने लगती है, अपने दल में खोट नजर आने लगती है, और वो जनता के नाम पर दल बदलकर स्व के लिए दल को बदल लेते हैं, ऐसे नेताओं पर एक्शन लेने की जरूरत है और उन्हें सबक सिखाए ताकि चुनाव से उन्हें वंचित कर दिया जाए या 6 महीने पहले, 8 महीने पहले कोई समय सीमा तय होनी चाहिए। आज सवाल देश का है में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।